हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आज हम उसके आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देख लिया था? काफ़ी कुछ देखा था। प्रतिरोध के बारे में देख लिया था, ओम का नियम देख लिया था, विभव देख लिया था, विभवांतर देख लिया था, ओल्ड मीटर अमीटर भी देख लिया था। ठीक है, आज हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन करना है हमें। सत्यापन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ऐसे सत्यापन नहीं होता है। अगर आपके विद्यालय में कराया गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं कराया गया तो हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कैसे होता है। ठीक है, पहले तो एक पूरा सर्किट बनाते हैं, परिपथ बनाते हैं, कैसे सेल को, कैसे बैटरी को जोड़ते हैं, कैसे अमीटर जोड़ते हैं, कैसे धारा नियंत्रक को, सारी व्यवस्था हम दिखाते हैं आपको फिगर के द्वारा। ठीक है, क्या ये सर पेपर में आता है? बिल्कुल आता है, इम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, आप पिछली बार के क्वेश्चन देख सकते हैं बाबू। ठीक है, यहाँ पे सेल है या बैटरी है। ठीक है, प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है। ये यहाँ पे बेटा अमीटर लगा है, क्योंकि अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये श्रेणी क्रम में है, ये यहाँ पे ये समांतर क्रम में है, तो ये विभव मापी हो जाएगा, अर्थात वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये अमीटर है। ये क्या है? वोल्ट मीटर है। ये क्या है? वोल्ट मीटर है। आ गई बात, यहाँ पे प्रतिरोध तार लगाते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक तार का वह गुण होता है जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पे अमीटर लगा है। ठीक है, अमीटर को ए से भी व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, अमीटर को ए से, वोल्ट मीटर को वी से, अमीटर को ए से भी व्यक्त करते हैं। चलो आगे बात समझ में इतनी। प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट। ठीक है, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट। अब क्या बचा है? ये धारा नियंत्रक होता है। क्या होता है? धारा नियंत्रक। हो सकता है दिख ना रहा हो, तो हम बोल रहे हैं क्या है? ये धारा नियंत्रक। ये कुंजी होती है। ये क्या होती है? कुंजी होती है। अब धारा किधर से किधर को आएगी, किधर से जाएगी बाबू? किधर से आएगी, किधर को जाएगी? तो ये ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे, ऐसे होती हुई ऐसे चली जाती। ठीक है, आगे बात समझ में। चित्रानुसार ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं, ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं। तो करते क्या है? ये किसी रूम पे या एक ही स्थान पे ऐसे स्थान फिक्स किया जाए जहाँ पे ताप दाब क्या होंगे? स्थिर होंगे। ताप दाब क्या होंगे? स्थिर होंगे। ओम का नियम क्या कहता है? जब ताप दाब भौतिक अर्थात बाह्य कारक, भौतिक कारक स्थिर होते, अपरिवर्तित रहते हैं, तो क्या होता है? V अपान I का अनुपात जो होता है वो नियत होता है, समान होता है, नियतांक होता है, नियतांक होता है, नियतांक के बराबर होता है, अर्थात नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है, अर्थात विभवांतर और धारा का मान नहीं बदलता।
तो इस तरह व्यवस्था जोड़ देते हैं। जब कुंजी को दबाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, इसमें धारा प्रवाहित होती है। अमीटर में धारा का मान पता चलता है, वोल्ट मीटर में विभवांतर का मान पता चलता है। जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा नियंत्रक धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। कितनी धारा, यहाँ पे पॉइंट लगे रहते हैं बहुत सारे। आप लैब में अगर ले जाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा वहाँ पे धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक एक बाक्स जैसा होता है, वहाँ पे उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। आप कहीं से भी धारा उसको जोड़ सकते हैं, कम धारा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, धारा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब हम परिपथ की कुंजी को बंद कर देते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। बंद करने का मतलब यहाँ पे दबाने से, अच्छा, इसको बंद करने से। और कुंजी में भी एक प्लग लगा रहता है, एक छेद होता है, प्लग से डाल देते हैं उसमें, आपने देखा होगा लैब वगैरह में जाते हैं तो धारा प्रवाहित हो जाती है। और धारा का मान अमीटर से तथा विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से पढ़ा जाता है। जैसे जैसे हम धारा नियंत्रक की स्थिति बदलते हैं, जैसे जैसे हम धारा नियंत्रक की स्थिति बदलते हैं, धारा व विभवांतर का मान बदलता है। धारा का विभवांतर का मान बदलता है, मतलब जैसे जैसे हम स्थिति बदलेंगे धारा नियंत्रक का मान बदलेगा, परंतु इनका जो अनुपात होगा हमेशा बराबर ही आएगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे इसका मान कितना आ गया, विभवांतर का मान आ गया जैसे 100, तो इसका मान आ जाएगा 25 एम्पियर में आ जाएगा 25। तो कितना बचा, ये 4/1 बचा, इतना आया। ठीक है, 4:1। अब जैसे मान लो कि इसका मान आ जाता है 16, इसका मान आ जाता है 4 अगली बार, तो भी कितना आया, 4:1। बात समझ रहे हो। फिर एक बार जब हम धारा नियंत्रक से धारा का मान बदले तो फिर जो भी आया 400/100 आया मान लो, तो भी कितना आएगा, 4:1। तो हर बार जितनी भी बार ये काम करेंगे, जितनी भी बार बार बदल के धारा देखेंगे, तो हर बार जो भी अनुपात आएगा इनका V/V आएगा 4:1 ही आएगा। अर्थात इनका अनुपात एक समान होगा, हर बार क्या होगा, समान होगा, अर्थात नियत होगा, स्थिर होगा, नियतांक के बराबर होगा। अतः सिद्ध होता है कि ओम का नियम सत्य है। हो गई बात, इतना सही है। अतः सिद्ध होता है कि ओम का नियम क्या है, सत्य है। अब ओम के नियम के लिए ग्राफ अगर देखा जाए, ओम के नियम के लिए ग्राफ देखा जाए तो ओम के नियम के लिए ग्राफ क्या आना चाहिए बाबू, यहाँ पे धारा ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, धारा, यहाँ पे विभवांतर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे विभवांतर लेते थे, यहाँ ऊपर की तरफ धारा ले लेते हैं, अर्थात एक्स अक्ष पे क्या ले लेते हैं, विभवांतर, वाई अक्ष पे क्या ले लेते हैं, धारा ले लेते हैं। जब इनका देखा जाए तो ये दोनों का मान क्या होता है, स्थिर होता है। भाई देखो, मान लो यहाँ से शुरू हुआ, मान लो विभवांतर के साथ साथ धारा क्या हुई, बढ़ती गई, फिर ऐसे कर दिया तो विभवांतर के साथ साथ धारा घटती गई, पर ऐसा तो है नहीं। धारा और विभवांतर का अनुपात क्या होता है, इन दोनों का अनुपात स्थिर होता है, अर्थात नियत होता है, अर्थात ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, इनका अनुपात सीधा सीधा रहता है। अर्थात विभवांतर तथा धारा के का अनुपात जो भी होगा स्थिर होगा, अर्थात इन दोनों के मध्य जो भी लाइन आएगी ग्राफ में एकदम सीधी आएगी। क्या आएगी, एकदम सीधी आएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है ओम के नियम में धारा तथा विभवांतर के लिए ग्राफ क्या होता है, तो जो होता है एकदम सीधी लाइन आती है। सीधी लाइन आनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे विभवांतर बदले धारा और विभवांतर के मान में अनुपात में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात ये स्थिर होने चाहिए, ये घटना बढ़ना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए कि धारा का मान ऐसे नहीं कि धारा का मान ज़्यादा हो जाए या फिर विभवांतर का मान कम हो जाए कि इनका रेशियो बदल जाए। रेशियो नहीं बदलना चाहिए, अर्थात ये दोनों मान भी एक नियत वे में चलने चाहिए कि इनका अनुपात क्या है, एक नियतांक एक समान है, एक नियतांक के बराबर है। आ गई बात समझ में। ये चीज़ें आप लिख भी सकते हैं, तो इससे पता चलता है ओम का नियम सत्य है। ठीक है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब कुंजी को बंद करते हैं
कुंजी को बंद करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा का मान अमीटर विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से पढ़ते हैं या पढ़ा जाता पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आगे जैसे 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 धारा नियंत्रक की स्थिति बदलते हैं। क्या करते हैं? बदलते हैं। तो धारा विभवांतर का मान भी बदलेगा। तो धारा व विभवांतर का मान भी बदलता है। धारा और विभवांतर का मान भी बदलता है। परंतु प्रत्येक बार V अनुपात I का मान समान रहता है। समान रहता है। आगे बात समझ में? ठीक है। इसके लिए जब V का मान x अक्ष पर x अक्ष और V का मान किस अक्ष पर लेते हैं? x अक्ष पर। व धारा का मान, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, मेरे को पता है। धारा का मान y अक्ष, ये कौन सा अक्ष है? y अक्ष का मान y अक्ष पर लेते हैं। दिखता कि नहीं उधर? पता नहीं। लेते हैं तो ग्राफ में एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा से मतलब यहाँ पे सीधी रेखा से है। सीधी रेखा प्राप्त होती है। आगे बात में दिख रहा नीचे कि नहीं दिख रहा? मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। बाबू कट रहा है थोड़ा सा, चलो हम दिखाई देते हैं। आप देखो। आप देखो। अभी दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है ना? चलो इतने पे सेट कर देते हैं। आ गई बात समझ में? चलो सही है ना? समझ आ गई ये बात? चलो तो अर्थात एक सीधी रेखा आती है
अतः ओम का नियम सत्य है। आगे नीचे लिख देंगे अतः ओम का नियम सत्य है, बस ओम का नियम का सत्यापन हो गया। आ गई बात समझ में? पूरा मैंने समझा दिया, पूरा मैंने लिख दिया है। आपको दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लिख लेना बाद में, कुछ भी करना, पर मजे के साथ पढ़ लो, बस तुम्हारे नंबर आने चाहिए बस। चलो अगला है चालक के प्रतिरोध की, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता देखते हैं। हाँ, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। हेडिंग नहीं, ऐसे पहला है चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती अर्थात आर जो होगा चालक तार की लंबाई एल के समानुपाती होगा। क्या होगा? एल के समानुपाती होगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? दूसरा चालक तार, कोई भी चालक हो, तार हो, कुछ भी हो, छड़ हो, कुछ भी हो, चालक तार के, चालक तार के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ब्रैकेट में ए, क्षेत्रफल को किससे व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे? ए से। क्षेत्रफल ए के, क्षेत्रफल ए के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर्क जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा ए के। आ गई बात समझ में? आ गई ना बात समझ में? चलो ठीक है। तो चालक तार की लंबाई के समानुपाती, क्षेत्र उसकी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को मिला दो तो क्या बनेगा? ये समीकरण 1, समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 1 व 2 को मिलाने पर समीकरण 1 व 2 से आर समानुपाती है एल के, व्युत्क्रमानुपाती है ए के। समानुपाती है एल के, व्युत्क्रमानुपाती है ए के। दरवाजा बंद करो। ठीक, बंद करो दरवाजा अभी तो। ठीक कोई दिक्कत नहीं, तुम पढ़ो, तुम मन लगा के पढ़ो। हम बोले ये समानुपाती मम्मी जी हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। हाँ हो गया। चलो यहाँ पे दाग लगाते हैं। आर, हंसना चाहिए। आर, ये यहाँ पे रो है। अच्छा बाबू, यहाँ पे क्या है? रो। बराबर लगाएंगे कि नियतांक लगता है यहाँ, ये रो। जहाँ ये ब्रैकेट में रो एक नियतांक है, नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध
या प्रतिरोधकता कहते हैं। आर का मान तो आप आर का मात्रक तो जानते ही ओम होता है, बता चुके हैं। अब पी का निकाल लेते हैं, यहाँ पे रो पर निकाल लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकाल लेते हैं। ठीक है, लिख लियो आप, लिख चुके हो गया। चलो इसका देखें, जैसे कि रो बराबर निकाले तो रो को क्या इसी तरफ रखेंगे, ए को इधर भेज देंगे तो आर इंटू ए हो जाएगा और नीचे एल चला जाएगा। ठीक, अब आर का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक, अगर लंबाई मीटर में हो तो एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा मीटर। मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मात्रक ओम मीटर बन गया। ठीक है, आर रो का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या बन गया, जो बन गया आपके सामने। आ गई बात समझ में। आ गई बात समझ में। चलो मिटा दे इसको। प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन आ जाता है, ये देख लेते फिर खत्म करते लेक्चर। तो प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से करते हैं। तो कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 प्रकार से। पहला देखते हैं श्रेणी क्रम। पहला श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन खूब लग रहा है, मस्ती नहीं होता है। और सब बढ़िया, पढ़ते रहो मन लगा के। ठीक है, वीडियो देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, समझ आएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन सीधे से सीरीज में जोड़ देते हैं। माना ये है, एक बैटरी है, ठीक। ये 3 प्रतिरोध लगाए मैंने। ठीक है, प्लस माइनस, ये क्या है, सेल है, बैटरी, जो भी कहो। ये धारा जा रही है, इधर धारा बह रही है। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है। इधर से धारा आ रही है। अब क्या, यहाँ पे विभवांतर V है, V1 है, यहाँ पे विभवांतर V2 है, यहाँ पे V3 है। ठीक है, ये इनके विभवांतर है। इस प्रतिरोध का विभवांतर अलग है, इस प्रतिरोध पर विभवांतर अलग है, इस प्रतिरोध का विभवांतर अलग है, सब पे अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने परिपथ बना दिया है। मैंने बोला भी यहाँ पे सेल है, सेल का विभवांतर यहाँ पे V है, इससे धारा आई जा रही है। अलग अलग प्रतिरोध क्या अलग अलग विभवांतर होगा, तो यहाँ पे अलग अलग। लेकिन यहाँ पे जो धारा आई जा रही है वो तीनों में जा रही है। यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, मतलब तीनों प्रतिरोधों में धारा आई है। पहले प्रतिरोध को R1 बोला गया, दूसरे प्रतिरोध को R2, तीसरे प्रतिरोध को R3। R1 प्रतिरोध का विभवांतर V1 है, R2 का V2 है, R3 का V3 है। तो अब आप जानते हैं। अब हमने माना प्रतिरोधों
प्रतिरोधों पर विभवांतर V1 V2 V3 है, V1 V2 V3 है, तब ओम के नियम से क्या हो जाएगा? V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ठीक है, हमने ओम का नियम पढ़ा है ना, V बराबर IR, यही तो पढ़ा था ना, यही तो पढ़ा था। जो विभवांतर होता है धारा I के समानुपाती होता है। V बराबर क्या लग जाता है? यहाँ पे R लग जाता है, IR हो जाता है। चलो याद है ना, तो ये हो जाएगा। लेकिन कुल प्रतिरोध है कितना भाई? जो बैटरी से जाएगा, जो सेल से प्रतिरोध जाएगा, वही तो यहाँ पे डिवाइड होगा तीनों में, वही तो डिवाइड होगा। तो टोटल प्रतिरोध V है। परिपथ का प्रतिरोध क्या है? कुल विभवांतर V है। जब कुल विभवांतर क्या है? V है, तब V है, तो V बराबर ये तीनों का योग होगा, V1 V2 V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। यही प्रतिरोध तो तीनों में डिवाइड हुआ, तो तीनों का योग ही क्या होगा? V के बराबर होगा। कुल प्रतिरोध ये है, तो प्रतिरोध जो अलग अलग है वो तीनों इनको के योग के बराबर होना। आशा करते समझ पाए होंगे। तो V बराबर V1 के जगह पे क्या रखेंगे? IR1, V2 जगह पे IR2, V3 के जगह पे IR3। इसमें भी आई कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो I को बाहर निकाल लेंगे तो V बराबर I बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में यहाँ से बचा R1, यहाँ पे बचा R2, I बाहर चली गई ना सबसे, तो यहाँ पे बचा R3। आ गई बात समझ में? इतना क्योंकि V बराबर IR, तो V के जगह पर IR रख देंगे तो क्या बन जाएगा? IR बराबर I और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I ये कट जाएगा, तो R बराबर क्या बचा बाबूजी? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और प्रतिरोध होता तो और भी होता। अच्छा, ये बना। आशा करते समझ पाए होंगे। समझ पाए इस सवाल को? ठीक, जहाँ पे R प्रतिपद का तुल्य प्रतिरोध है, जहाँ R प्रतिपद का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। यही है श्रेणी क्रम संयोजन, यही फार्मूला लगता है। यही कैसे आए देख लो। आ गई बात। अब दो बातें आपको याद रखनी है। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, परंतु विभवांतर का मान समान नहीं होता, अर्थात हर प्रतिरोध में विभवांतर अलग अलग होगा। आ गई बात समझ में? श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी प्रतिरोधों में समान होता है, परंतु विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। ये पॉइंट आपको नीचे लिख लेना। चलो समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। ये इसी चाक से छींक आती है मुझको, यानी कि एलर्जी पैदा करती है मेरे अंदर जाके। चाक का धूल। कौन सा श्रेणी? समांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? समांतर क्रम संयोजन।
यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़नी है परिपथ में, श्रेणी क्रम में मतलब एक सीरीज में जुड़े, एक क्रम में जुड़े। यहाँ पे एक क्रम में तो जुड़े नहीं, सब अलग अलग वे में जुड़े, ये समांतर क्रम हो जाता। तो यहाँ से ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, धारा जा रही है, धारा आई जा रही है। अब यहाँ पे धारा डिवाइड हो गई, यहाँ तक तो धारा समान थी इस पॉइंट तक, यहाँ पे धारा इधर को गई कुछ, इधर को गई कुछ, यहाँ पे धारा बढ़ जाती है, यहाँ पे धारा बढ़ जाती है। मान लो ये R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध, ये R3 प्रतिरोध, ठीक है, ये R3 प्रतिरोध, ये सेल है, ये सेल का विभवांतर है, ये इधर से धारा आ रही, आ गई भाई समझ में, ये आ रही। तो सब में अलग अलग धाराएं प्रवाहित होती, सब में अलग अलग धाराएं प्रवाहित होती है। मान लो I1 इसमें, I2 इसमें, I3 धारा प्रवाहित होती है। आ गई क्या तुम समझ गए? तो माना R1, R2 व R3 प्रतिरोधों में क्रमशः I1, I2 व I3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। क्या हो रही? प्रवाहित हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। तब ओम के नियम से, तब ओम के नियम से, ओम के नियम से हर धारा के लिए अलग अलग विभवांतर। यहाँ पर जो विभवांतर होता है बाबूजी, विभवांतर समान ही होता है। विभवांतर क्या होता है? यहाँ पे समान होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। तो उसमें क्या था? श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम में संयोजन में धारा का मान समान होता है, विभवांतर सभी प्रतिरोधों का अलग अलग होता है। इसमें सभी प्रतिरोधों के लिए धारा अलग अलग होती है पर विभवांतर समान होता है। तो हमें मालूम है V बराबर क्या होता है? IR। तो I बराबर क्या हो जाता है? V/R। यहाँ पे V1 के लिए R1 हो जाएगा, V1 के I1 के लिए, I1 के लिए R1, I2 के लिए VR2 और I3 के लिए VR3। आ गई बात समझ में? लेकिन पूरे परिपथ की धारा तो एक ही है ना, I यहाँ से तो आई थी। तो जब कुल धारा क्या होती है? कुल धारा I हो तो ये तीनों जुड़ जाएंगी धाराएं। उसी के बाद कुल धारा I है तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यही धारा तो तीनों में डिवाइड हुई है, तो इन तीनों का योग इसके भी बराबर तो होगा।